दोस्तों, आप नेताओं के भाषण में एक शब्द जरूर सुनते होंगे और वो है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। आरक्षण 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 वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए। नरेंद्र मोदी देश को बता दें कि वो 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर लगा रखा है उसको हटा देंगे। जब भी इस देश में चुनाव आते हैं तो नेता अपने भाषणों में रिजर्वेशन का जिक्र जरूर करते हैं और कुछ नेता रिजर्वेशन के पक्ष में होते हैं और वो कहते हैं कि कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, और कुछ नेता आरक्षण के खिलाफ होते हैं, वो रिजर्वेशन ना देने की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रिजर्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से लागू किया जाता है और रिजर्वेशन का असल मतलब होता क्या है। आजकल आपको कुछ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आरक्षण कास्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए बल्कि आर्थिक हिसाब से होना चाहिए, और जो लोग कास्ट के हिसाब से आरक्षण के पक्ष में हैं उन लोगों का ये तर्क है कि जब डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर होता है तो आरक्षण भी कास्ट के आधार पर ही मिलना चाहिए। जिस दिन डिस्क्रिमिनेशन आर्थिक आधार पर होने लगेगा उस दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं क्या ऊंची जात वाला गरीब और नीची जात वाला गरीब बराबर होंगे। आइडियली तो हम कहेंगे कि हाँ, दोनों गरीब बराबर होंगे, लेकिन जब हम उनसे बात करेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस में जमीन और आसमान का अंतर होगा। आप और हम शहरों में बैठकर ये सोचते हैं कि आजकल के मॉडर्न जमाने में जाति व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर हम गूगल पर जाएंगे या फिर यूट्यूब पर जाएंगे तो हमें हजारों आर्टिकल और हजारों डॉक्यूमेंट्री ऐसी मिलेंगी जिसमें इस देश की जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम दिखाया गया है। आइए मैं आपको कुछ ऐसी बातें सुनवाता हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाकई इस देश में कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है। 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित मुरादाबाद, ये यहाँ के उस दलित समुदाय के लोगों के कुछ दुर्लभ नजारे हैं जो हिंदू समाज में सबसे नीचे माने जाते हैं। ब्रिटिश भारत में दलित बहुत फटे हाली में रहते हैं। इनकी बस्तियां सबसे अलग थलग होती हैं और इन्हें ऐसे काम दिए जाते हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अशुद्ध है। हिंदू समाज को नहीं मानने वाले पश्चिमी शासकों के होने के बावजूद ब्रिटिश राज के दौरान भी भारतीय समाज में छुआछूत जैसी बुराइयां मौजूद हैं। गांधी जी का मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म होना चाहिए। इन्होंने दलित समुदाय को एक नया नाम दिया, हरिजन यानी ईश्वर के लोग। इसके साथ ही इन्होंने दलित समुदाय के लोगों के साथ खाने, मिलने जुलने और प्रार्थना करने जैसे सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले कामों की मदद से लोगों को समझाने की कोशिश की। गांधी जी का मानना है, अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे दलित के रूप में पैदा होना चाहिए ताकि मैं उनके दुख, उनकी तकलीफों और उनकी मुश्किलों को समझ सकूं, और शायद इससे मुझे खुद को और उन सबको उनकी बुरी हालत से आजाद कराने की प्रेरणा मिलेगी। 2016 में SARI यानी सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कंडक्ट करवाया था। उस सर्वे में ये पूछा गया था कि आपके आसपास कितना भेदभाव होता है और आपकी जिंदगी में आपने कितना भेदभाव देखा है। दिल्ली की करीब 39% नॉन दलित हिंदू औरतों ने ये माना कि उनके घर में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, और करीब 21% नॉन दलित हिंदू औरतों ने माना कि वो अपनी जिंदगी में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करती हैं। राजस्थान में भी 60% नॉन दलित मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर देना चाहिए, और देश की राजधानी दिल्ली में भी करीब 43% लोगों ने जाति आरक्षण के खिलाफ में बोला और मेरिट को फेवर किया। ये सब डेटा SARI के 2016 की रिपोर्ट में मेंशन है, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अब ये कास्ट सिस्टम कहां से आया, ये कास्ट कैसे आई और कैसे बनी, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के पीछे कई थ्योरीज है। एक थ्योरी के हिसाब से जो ऋग्वेदा में पाई जा सकती है, जो पहले मनुष्य थे हमारे ब्रह्मांड में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था हमारे समाज को बनाने के लिए, और इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्णा के लोग यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग बने। जैसे उनके सिर से बने ब्राह्मण लोग जो बुद्धिमान और ज्ञानी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि हमारी शिक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। उनकी बाजू से बने क्षत्रिय लोग जो ताकतवर होते हैं और इसीलिए वो योद्धा माने जाते हैं। उनकी जान या फिर थाई से बने वैश्य लोग जिनको ट्रेडर या फिर व्यापारी माना जाता है, और उनकी पैर से बने शूद्र लोग जो हमारे समाज की छोटी मोटी चीजें करते हैं। पर इस पूरे सिस्टम में एक कैटेगरी आपको दिखेगी ही नहीं, और वो है दलित्स की, क्योंकि वो इस क्लासिफिकेशन में मौजूद ही नहीं है। इसलिए उनको अवर्ण भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई भी वर्ण नहीं है, और उनको साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है।
दूसरी थ्योरी कहती है कि आपकी कास्ट आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। तो अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे तो आप ब्राह्मण की तरह पैदा होंगे इस जन्म में, और अगर आपने अच्छे कार्य नहीं करे होंगे तो आप दलित की तरह पैदा होंगे इस कर्म में। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक लोअर कास्ट व्यक्ति को अपने अगले जन्म में एज एन अपर कास्ट पैदा होना है तो उनको अपनी कास्ट में ही काम करना चाहिए और वो अच्छी तरह निभाना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड करती है, बल्कि हमारी ऑक्यूपेशन हमारी कास्ट डिसाइड करती है। और क्योंकि ब्राह्मण लोग ज़्यादा ज्ञानी थे इसलिए वो हमारे समाज के टीचर्स बन गए। पर ये नहीं है कि बस ब्राह्मण लोग ही टीचर्स हो सकते हैं, दूसरे लोग भी ज्ञान पाकर एक ब्राह्मण बन सकते हैं। और ब्राह्मण महिलाएं एक क्षत्रिय या फिर वैश्य पुरुष के साथ शादी भी कर सकती थी, पर उनके लिए एक शूद्र या फिर दलित के साथ शादी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा कास्ट सिस्टम थोड़ा फ्लूइड सा था, ज्ञान गेन कर कर कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। पर हमें पता है कि टाइम के साथ साथ ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया और कास्ट रूल्स हमें हर जगह देखने को मिल गए। आप क्या काम करते हो, किसके साथ शादी करते हो, किस मंदिर में जाते हो और किसके साथ खाते हो, ये सब कास्ट पर निर्भर होने लगा और लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को पीछे भी नहीं छोड़ पाए। इसी वजह से 6th सेंचुरी के करीब कई लोअर कास्ट लोग बुद्धिस्ट बन गए। गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय पैदा हुए थे वो खुद इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। और ये बुद्धिज्म में कन्वर्जन हमने बस 6th सेंचुरी में नहीं देखा। जैसे 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 5 लाख लोअर कास्ट हिंदूज के साथ बुद्धिज्म में एक मास कन्वर्जन किया था। इस देश में कास्ट सिस्टम बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने इसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज किया। उन्होंने 4 वर्ण सिस्टम को और पॉपुलर किया और इसको लागू किया। आजादी से पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते थे और वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। हम यहाँ पर सभी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर शाहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शामिल करते हैं। शाहूजी महाराज वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य यानी कोल्हापुर में 50% आरक्षण पिछड़े लोगों के लिए लागू किया था। ज्योतिबा फुले जो कि खुद शूद्र समाज से थे, वो अमेरिका के स्लेव सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और वेदों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद 20वीं सदी में पूरे इतिहास में सबसे बड़ा योगदान कास्ट सिस्टम के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताबें लिखी जो कि बाद में बहुत पॉपुलर हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे बड़ा कदम यह उठाया कि जिसको ऑप्रेस्ड क्लास या डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस क्लास के लिए एक अलग से रिजर्वेशन की मांग करनी शुरू कर दी। 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऑप्रेस्ड क्लास के लिए एक सभा बुलाई और उन्होंने अपनी मांग रखना शुरू कर दी। और 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने उनकी सारी मांगें स्वीकार कर ली, जिसके अंतर्गत सारे ऑप्रेस्ड क्लास और माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि यानी उस क्षेत्र में सिर्फ एक कास्ट यानी दलित ही वोट दे सकती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की थी, लेकिन जो जॉइंट रिजर्व इलेक्टोरेट्स होते हैं उसमें सभी लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होता है वो सिर्फ दलित होता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सारी मांगे मांगी जाने के बाद गांधी जी ने इन सारी मांगों के खिलाफ आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। इस अनशन के पीछे गांधी जी ये तर्क देते थे कि अगर ये सारी मांगे लागू हुई तो देश 2 भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अम्बेडकर अपनी बात से नहीं पलटे। उन्होंने कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, यानी हर एक समुदाय का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर एक और बात कहा करते थे कि जिस समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उस समुदाय का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। आप डॉक्टर अम्बेडकर को सुनिए। Think that if you have a common electorate, we would be submerged, you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. और जब गांधी जी के आमरण अनशन से गांधी जी के हालात बिगड़ने लगे और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और इन्होंने आपस में एक समझौता किया जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में गांधी जी ने यह वादा किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ही डिप्रेस्ड क्लास की सीटें बढ़ा सकते हैं। पूना पैक्ट के बाद बहुत सारे दलित चिंतकों का ऐसा मानना है कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया होता तो दलितों की स्थिति कुछ और होती, लेकिन ये सब तो वक्त की बातें हैं। क्या पता स्थिति और बेहतर हो जाती और क्या पता स्थिति और खराब हो जाती। इसके बारे में कोई चिंतक ये दावा नहीं कर सकता कि दलितों के हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते या बहुत ज्यादा बुरे हो जाते। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया ये ब्रिटिश हुकूमत और आज़ादी से पहले आरक्षण को समझने की एक कोशिश थी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज़ादी के बाद आरक्षण किस तरीके से लाया गया और ये देश में किस तरीके से लागू हुआ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा
कि आज यानी 2024 के परिप्रेक्ष्य में रिजर्वेशन किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा हम रिजर्वेशन को संवैधानिक तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि संविधान में जो माइनॉरिटीज रिजर्वेशन की बात की गई है वो किस तरह की गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।